नमस्ते एंड वेलकम टू शॉम। आज हम साउथ एशिया रीजन में लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की चर्चा करेंगे। पहला अपडेट बांग्लादेश में स्टारलिंक के हिडन डेंजर्स को लेकर है। जैसा कि हम जानते हैं, बांग्लादेश में स्टारलिंक लॉन्च हो चुका है। स्टारलिंक इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की इंटरनेट सर्विस है। स्टारलिंक के आने से बांग्लादेश में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इवन रिमोट एरियाज में भी अब हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल हो जाएगा। इससे एक तरफ तो एजुकेशन, हेल्थ केयर और कॉमर्स जैसे सेक्टर्स को लाभ होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ खतरे भी उत्पन्न होंगे। सबसे पहले तो स्टारलिंक को अपनाकर बांग्लादेश सरकार ने एक फॉरेन कंट्रोल सैटेलाइट नेटवर्क को अपने देश में ऑपरेट करने की अनुमति दे दी है। इससे एक्सटर्नल सर्विलेंस और डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न्स पैदा होंगी, जो बांग्लादेश की नेशनल सोवरेनिटी के लिए घातक साबित हो सकती हैं। बांग्लादेश में यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। फिर घने जंगलों, पहाड़ों, रिमोट से रिमोट इलाके में भी अब हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल होगा। ये नॉन स्टेट एक्टर्स और टेरर ग्रुप्स को एम्पावर करेगा। यूक्रेन वॉर में स्टारलिंक अपनी स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी साबित कर चुका है। अब बांग्लादेश के सुंदरबंस और चट्टोग्राम जैसे वोलेटाइल रीजन्स में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्रॉक्सी फोर्सेस, स्मगलर्स और टेरर ग्रुप्स स्टारलिंक के माध्यम से रियल टाइम कम्युनिकेशन कर पाएंगे और अपने ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। लोकल इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस को बाईपास करके कम्युनिकेशन लाइन मेंटेन कर पाएंगे। स्टारलिंक की पोर्टेबल डिशेस को बॉर्डर्स के अक्रॉस इजीली स्मगल किया जा सकता है, जो यहाँ क्रिमिनल्स को रियल टाइम कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस की एक्सेस दे सकता है। रिमोट एरियाज में डेटा और कनेक्टिविटी क्रिमिनल्स का हथियार बनेंगे। इस प्रकार स्टारलिंक के बांग्लादेश में आने से सैटेलाइट ड्रिवन इंफॉर्मेशन वॉर का खतरा बढ़ चुका है। गलत हाथों में पड़ने से स्टारलिंक की मौजूदगी बांग्लादेश की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकती है। स्टारलिंक चाइना के द्वारा बैग म्यांमार की मिलिट्री हुंटा के अगेंस्ट अराकान आर्मी के रेबल्स को एम्पावर कर सकता है, जिससे बांग्लादेश यूएस और चाइना के प्रॉक्सी वॉर के बैटल ग्राउंड में तब्दील हो सकता है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात करेंगे। भारत इस बात के लिए एक्टिवली पुश कर रहा है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रीइंस्टेट किया जाना चाहिए। एफएटीएफ या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में बनी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना है। चूंकि पाकिस्तान के द्वारा टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के बजाय उल्टा समर्थन दिया गया है और पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर टेररिज्म को सपोर्ट करने की बात को ओपनली एडमिट भी कर चुका है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि पाकिस्तान जैसे टेरर स्पॉन्सर देश को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। 2022 में पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था, बट उसके बाद भी पाकिस्तान के द्वारा इंटरनेशनल एड को मिसयूज करना और टेररिज्म को स्पॉन्सर करना जारी रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रीइंस्टेट किया जाए और इस देश पर प्रेशर बनाया जाए कि ये एंटी टेरर लॉज लाए और टेररिज्म का समर्थन करना बंद करे। पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम्स की कड़ी निगरानी रखना बेहद आवश्यक है। ये देश टेररिज्म के लिए मनी डाइवर्ट न कर पाए, इसकी स्क्रूटनी करनी होगी, जिसके लिए पाकिस्तान की एफएटीएफ ग्रे लिस्टिंग करनी होगी। भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी देने के लिए भेजा गया डेलीगेशन मल्टीपल देशों के साथ डिप्लोमेटिकली एंगेज करके पाकिस्तान को एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में रीइंस्टेट करने के लिए सपोर्ट गैदर कर रहा है। भारत का डिप्लोमेटिक पुश काम भी कर रहा है। फॉर इंस्टेंस, इनिशियली कोलंबिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में गई जानों के लिए कॉन्डोलेंसेस व्यक्त की थी। फिर जब भारत ने पहलगाम के विक्टिम्स की जानों के बारे में बताया और टेररिज्म के अगेंस्ट अपनी डिफेंसिव स्ट्राइक्स की जानकारी दी, तब कोलंबिया को सिचुएशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली और कोलंबिया ने ऑफिशियली अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लिया और सही जानकारी मिलने के बाद भारत की पोजीशन का समर्थन किया। बस इसी तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज करके ज्यादा से ज्यादा देशों का समर्थन जुटाकर पाकिस्तान को वापस एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालना है। नेक्स्ट अपडेट ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर है। भारत के द्वारा इंडस वाटर्स ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद चाइना अपने ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान के समर्थन में आया और चाइना ने स्टेटमेंट दिया कि भारत को किसी दूसरे देश के साथ वो नहीं करना चाहिए जो भारत नहीं चाहेगा कि उसके साथ हो। एक तरह से चाइना ने छिपे शब्दों में धमकी दी है कि वो ब्रह्मपुत्र नदी के फ्लो को मैनिपुलेट कर सकता है और भारत की वाटर सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकता है। चाइना ऑलरेडी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर विश्व का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम बनाने की तैयारी कर रहा है। भारत इस प्रोजेक्ट को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। भारत और चाइना के बीच में कोई भी लीगली बाइंडिंग वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट नहीं है, जिसके कारण चाइना अपर राइपेरियन स्टेट होने का फायदा उठाकर इस तरह के यूनिलैटरल एक्शन ले रहा है। भारत की तरफ से भी काउंटर मेजर्स लिए जा रहे हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश राज्य में लोअर सियांग डैम बनाया जाएगा, जिससे हम ब्रह्मपुत्र के फ्लो को रेगुलेट कर पाएंगे और चाइना के अपस्ट्रीम मैनिपुलेशन के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर पाएंगे। चाइना के थ्रेट्स का इंडस वाटर्स ट्रीटी के सस्पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सस्पेंडेड रहेगी। पाकिस्तान जो इंडस वाटर्स ट्रीटी के सस्पेंशन पर रो रहा है,
वो तो खुद वर्षों से इंडस वाटर्स ट्रीटी को वायलेट करता आया है। दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करके इंडस वाटर्स ट्रीटी की स्पिरिट को अंडरमाइन करता आया है। गुडविल और कोऑपरेशन पाकिस्तान की साइड से भी तो आना चाहिए, यही तो ट्रीटी का फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। केवल भारत ही गुडविल और कोऑपरेशन दिखाता रहे और पाकिस्तान टेरर अटैक्स करता रहे, ये अब नहीं चलेगा। इसलिए जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं करता, तब तक इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंडेड रहेगी। जहां तक चाइना की बात है, भारत चाइना के वाटर वेपनाइजेशन के अगेंस्ट काउंटर मेजर्स लेने के अलावा टेंशंस को कूल डाउन करने के लिए चाइना के साथ डिप्लोमेटिकली एंगेज भी कर रहा है। नेक्स्ट, पाकिस्तान से एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सुराब सिटी को कैप्चर कर लिया है। यहां पर की गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस जैसे कि बैंक्स और पुलिस स्टेशंस अब बीएलए के कंट्रोल में हैं। क्वेटा, कराची और सुराब गिदार हाईवेज के ऊपर चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं, जहां बीएलए द्वारा मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है। पाकिस्तानी अथॉरिटीज हमेशा की तरह डिनाइल में जी रही हैं। उनके मुताबिक ये इंडियन प्रॉक्सीज के द्वारा अंजाम दिया गया एक टेररिस्ट अटैक है। खैर, वो माने या ना माने, बलोच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कराने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मिलिट्री लाख छिपाते रहें, झूठ बोलते रहें, बीएलए जिस तरह से जफ्फार एक्सप्रेस हाईजैकिंग और सुराब सिटी कैप्चर जैसे लार्ज स्केल ऑपरेशंस कंडक्ट कर पा रही है, इससे पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज हो रही हैं। रीजन में पाकिस्तान का कंट्रोल कम होता जा रहा है। पाकिस्तान बलोच फ्रीडम फाइटर्स को रोक पाने में असमर्थ है और चाइना इसको लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चाइना पाकिस्तान को बाईपास करके डायरेक्ट बलोच ग्रुप्स के साथ बातचीत करना चाहता है, ताकि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर पाए। चाइना कितनी भी कोशिश कर ले, बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस और एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट लोकल सब खड़े हो रहे हैं और वो सीपेक को बनने नहीं देंगे। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल ने कुछ वर्षों पहले पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि एक और मुंबई करोगे तो बलूचिस्तान को खो दोगे। पाकिस्तान ने डोभाल साहब की बात को सीरियसली न लेने की गलती की, भारत के ऊपर टेररिस्ट अटैक्स जारी रखे और अब डोभाल साहब की बात सच होती नजर आने लगी है। आगे बांग्लादेश में एक डेवलपमेंट की बात करेंगे। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी इस्लामिस्ट पार्टी जमात इस्लामी का रजिस्ट्रेशन रिस्टोर कर दिया है। एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के टेन्योर के दौरान 2013 में कोर्ट ने इस पार्टी के रजिस्ट्रेशन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। बट शेख हसीना के फॉल के बाद मोहम्मद यूनुस की इंटरिम सरकार के अंडर बांग्लादेश में रेडिकल एलिमेंट्स का समर्थन किया जा रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट ने जमात इस्लामी पार्टी पर से बैन लिफ्ट कर दिया था और अब बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पार्टी के रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर कर दिया है। अब जब मोहम्मद यूनुस का मूड बनेगा और बांग्लादेश में अगले चुनाव होंगे, तब उनमें जमात इस्लामी भी पार्टिसिपेट कर पाएगी। ये पार्टी पाकिस्तान के साथ अलाइंड है। इसने 1971 में बांग्लादेश की पाकिस्तान से आज़ादी को अपोज किया था। ऐसी विचारधारा वाली पार्टी को बांग्लादेश में वापस से समर्थन मिलना भारत की नॉर्थ ईस्ट रीजन की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिहाज से कंसर्निंग डेवलपमेंट है। क्लियरली बांग्लादेश में इस्लामिस्ट रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर सिस्टमैटिकली क्रैकडाउन किया जा रहा है। पार्टी को बैन कर दिया गया है और शेख हसीना को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए चार्ज किया गया है। हसीना को 2024 के प्रोटेस्ट में हुई कैजुअलिटीज का मास्टरमाइंड बताया गया है। उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं और यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन भारत से उनको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए कह रही है। बट हसीना चूंकि भारत की लॉन्ग टर्म एलाई रही हैं, जिन्होंने भारत के इंटरेस्ट के विरुद्ध काम नहीं किया है, इसलिए भारत ने यूनुस की एक्स्ट्राडिशन डिमांड को इग्नोर कर दिया है। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू के दौरान इस बात को कंफर्म किया कि भारत को भी इनिशियली कुछ लॉसेस हुए थे। कुछ टैक्टिकल एरर्स की वजह से हमें अपने एयर एसेट्स में इनिशियली कुछ लॉसेस झेलने पड़े थे, बट भारत ने उन टैक्टिकल एरर्स को आइडेंटिफाई किया और करेक्ट किया और उसके बाद पाकिस्तानी एयर बेसिस पर प्रिसिशन स्ट्राइक्स करके अपना गोल अचीव किया। जनरल चौहान ने यह नहीं बताया कि कितने फाइटर जेट्स गिरे थे या कौन सा फाइटर जेट गिरा था। उनके मुताबिक भारत का फोकस इस बात पर था कि नुकसान किस वजह से हुआ, न कि कितना हुआ। तो नुकसान की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण ये जानना है कि किस कारण से नुकसान हुआ। इसी इंटरव्यू में जनरल चौहान ने पाकिस्तान के द्वारा भारत के 6 इंडियन फाइटर जेट्स गिराने के फॉल्स क्लेम को टोटली रिजेक्ट कर दिया। साथ ही फिर से बता दिया कि चाइना के द्वारा सप्लाई किए गए वेपन्स पूरी तरीके से इनइफेक्टिव साबित हुए। पाकिस्तान के द्वारा अपनी हार को छिपाने के लिए लगातार डिसइंफॉर्मेशन का सहारा लिया जा रहा है। भारी नुकसान होने के बाद भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मिलिट्री शेमलेसली जीत क्लेम कर रहे हैं। भारत अपनी तरफ से पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को काउंटर करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। साउथ एशिया रीजन की आज की लास्ट अपडेट AMCA फाइटर जेट को लेकर है। AMCA का फुल फॉर्म है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
ये भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। इसे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए इंडिजिनसली डेवलप किया जाएगा। DRDO के अंडर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर करेगी। AMCA के डेवलपमेंट के बाद भारत अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करके US, रशिया और चाइना जैसे देशों की लिस्ट में आ जाएगा, जिनके पास अपनी खुद की 5th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी है। AMCA सिंगल सीट ट्विन इंजन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जो भारत के एजिंग फ्लीट को रिप्लेस करेगा और भारत की एयर कॉम्बैट स्ट्रेंथ को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगा। हालांकि इसके मास प्रोडक्शन की स्टेज तक पहुंचने में हमें अभी 10 साल लगेंगे। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट होना बहुत आवश्यक है। AMCA आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर हमारी निर्भरता को कम करेगा।